हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज जो मैं आपको टीच करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है फंक्शन। फंक्शन क्लास 11th में स्टार्ट हो जाता है और आगे जाके 12th में भी है। हम फंक्शन के बारे में आप लोग से बात करेंगे आज। चलिए बात करते हैं फंक्शन के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है फंक्शन। फंक्शन से पहले मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया था। रिलेशन क्या होता है, पहले रिलेशन की आपको थोड़ी सी याद दिलाऊं। रिलेशन के बारे में कुछ लोग मतलब इस तरह कहते हैं, डेफिनेशन ये कहती है रिलेशन की कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, और हम उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं उसको हम रिलेशन कहते हैं। एक बार और मान लीजिए हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट है और उन टू नॉन एम्प्टी सेट के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। अब रिलेशन से फंक्शन कैसे बनता है। फंक्शन भी दो ही सेट के बीच डिफाइन होता है, जैसे रिलेशन दो सेट के बीच डिफाइन होता है, और इसी प्रकार फंक्शन भी दो सेट के बीच ही डिफाइन होता है। कैसे होता है, प्रत्येक रिलेशन फंक्शन बन जाता है। एक बार और सुनिए, प्रत्येक रिलेशन फंक्शन बन जाता है यदि रिलेशन एक रूल को फॉलो करे। सर वो रूल क्या होता है, बस सिंपल सा रूल है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की, अगर मेरा फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, यदि मेरा फंक्शन, देखो मैंने लिखा फंक्शन, यदि मेरा फंक्शन इस प्रकार है कि वो ए से बी में डिफाइन है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो सेट की जरूरत होती है। मान लीजिए पहले वाला सेट ए है और दूसरे वाला सेट बी है, तो मेरा फंक्शन ए से बी में डिफाइन हुआ। यदि कोई रिलेशन इस रूल को फॉलो करता है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की, सेट ए के जो पहला सेट है, इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज हो, तो हम उस रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, पहले से आपकी बुक के डेफिनेशन के अनुसार बताता हूं, फिर सिंपल वे में बात करेंगे। डेफिनेशन बोलती है सेट ए टू सेट बी सच दैट इच सेट ए टू सेट बी each and every element of set A has a unique image in set B, then this relation will be a function। यदि मेरे पास कोई दो सेट है और सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज हो, एक यूनिक इमेज हो, उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। कैसे सर, अब पूरी बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई दो सेट, एक सेट मेरे पास ही यहां ए के नाम से है और दूसरा मेरे पास यहां सेट बी के नाम से है। ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक सेट पहले वाला ए है, दूसरे वाला बी है। मेरा सेट जो फंक्शन है सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो ए सेट यहां है, बी सेट यहां है, तो मैंने इस तरह का एरो का निशान लगाया। ये निशान बोलता है कि मेरा जो फंक्शन है सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। अब चूंकि सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे, सेट बी में कुछ एलिमेंट होंगे, दोनों सेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। पहले तो बात ये मान के चलो सेट ए में कुछ एलिमेंट है x1 y1 x1 x2 x3 x4। अब मैंने सेट बी में एलिमेंट लिए y1 y2 y3 y4, चलो आगे बढ़ाया y5, फिर आगे बढ़ाया y6। इसमें मैंने 6 एलिमेंट लिए, इसमें मैंने 4 एलिमेंट लिए। अगर मैं x1 का एरो y1 को लगाऊं, कुल मिला के देखो, ध्यान से सुनो, इधर वाले एलिमेंट की सेट बी में प्रत्येक एलिमेंट की, इधर वाले प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। कैसे, जैसे मैंने x1 की इमेज y1 पे बनाई, तो हम कहेंगे y1 जो है x1 का इमेज है, y1 जो है x1 की इमेज है। अगर मैंने x2 की इमेज y2 पे बनाई, x3 की इमेज सपोज करो मैंने y3 पे बनाई, और x4 की इमेज भी मैंने y4 पे बनाई, तो ये कहलाएगा आपका फंक्शन। सर क्यों, क्योंकि देखो जरा ध्यान से, इधर वाले जो टोटल एलिमेंट होते हैं, इधर वाले जो टोटल एलिमेंट है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इधर वाले एलिमेंट प्री इमेज कहलाते हैं और इधर वाले एलिमेंट इमेज कहलाते हैं। हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, y1 इज इमेज ऑफ x1, y2 इज इमेज ऑफ x2, y3 इज इमेज ऑफ, इसको ध्यान से सुनना, y3 इज इमेज ऑफ x3 एंड x4। यानी कि जो y3 इमेज है वो x3 और x4 की है ना। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, x1 इज प्री इमेज ऑफ y1, इसको ऐसे पढ़ूंगा, x2 इज प्री इमेज ऑफ y2, इसको ऐसे पढ़ूंगा, x3 इज प्री इमेज ऑफ y3, इसको ऐसे पढ़ूंगा, x4 इज प्री इमेज ऑफ
y3। इधर वाली सारी वैल्यू को इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनपुट। इसका दूसरा नाम प्री इमेज भी है। इसका तीसरा नाम डोमेन भी है। कितने नाम बताए मैंने आपको इसके लिए? अगर हम इन वाले एलिमेंट की बात करें, इसका सभी एलिमेंट का जो पूरा नाम है, इसको हम आउटपुट भी कहते हैं। इसको हम प्री इमेज के बजाय इमेज भी कहते हैं। इसको हम कोडोमेन भी कहते हैं। देखो डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनिए, मैं पूरी डिटेल से बात करूंगा। अगर मैं पूरी डिटेल से बात करता हूं, किन्हीं दो सेट के बीच फंक्शन तब डिफाइन होता है जब सेट ए के प्रत्येक बंदे ने तीर चलाया हो। देखो जरा ध्यान से, कितने बंदे हैं? काउंट करो, 1 2 3 4। प्रत्येक बंदे ने तीर चलाया कि नहीं? चलाया। x1 ने भी तीर चलाया, x2 ने भी तीर चलाया, x3 ने भी तीर चलाया, x4 ने भी तीर चलाया। पहली बात तो सेट ए के प्रत्येक बंदे ने तीर चलाया। दूसरी बात, सेट ए का कोई भी बंदा हरामी ना हो। हरामी का मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट इधर नहीं होना चाहिए, इधर ऐसा कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए जो एक ही आदमी दो तीर चलाए। देखो यहां प्रत्येक आदमी ने एक एक तीर चलाया। x1 ने एक चलाया, x2 ने भी एक चलाया, x3 ने भी एक चलाया, x4 ने भी चलाया, और सेट ए का कोई भी बंदा खाली ना बैठा हो। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। एक बार सुनिए, सेट ए का प्रत्येक बंदा, सेट ए का प्रत्येक बंदा एक एक तीर चलाए। सेट ए का कोई भी बंदा हरामी ना हो, यानी कि एक से ज्यादा तीर ना चलाए हो, एक ही तीर चलाना चाहिए। दूसरी बात, सेट ए का कोई भी एलिमेंट निठल्ला ना हो, कोई भी खाली ना हो। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन बोलती है, set A to set B such that each and every element of set A has a unique image of set in set B, then this relation will be a function। अगर मैं अब इसके डोमेन की बात करता हूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, तो इस क्वेश्चन में डोमेन क्या है? डोमेन है डियर स्टूडेंट्स, जिस बंदे ने इधर से तीर चलाए। किस किसने चलाए? x1 ने, तो x1। और किसने चलाए? x2 ने। और किसने चलाया? x3 ने। और किसने चलाया? x4 ने। तो ये कहलाएंगे डोमेन। अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूं, तो कोडोमेन कहलाएंगे डियर स्टूडेंट्स, कोडोमेन कहलाएंगे सेट बी के सारे एलिमेंट। सेट बी के कौन कौन से एलिमेंट है? y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, y5 है और y6 है। ये कहलाएंगे कोडोमेन। अब बात आई रेंज की। रेंज वो बंदे सेट बी के, रेंज होते हैं सेट बी के वे सारे बंदे जिस जिस बंदे पर तीर लगा है, जो जो बंदे तीर लगने के बाद घायल हुए हैं। घायल कौन कौन से हुए हैं? घायल देखो कौन कौन से है। y1 हुआ है, y2 हुआ है, y3 हुआ है। तो रेंज हो जाएगी y1 y2 y3, ये हो जाएगी रेंज। किसी भी क्वेश्चन में वो आपको तीन ही बात पूछेगा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन वो जो सेट ए के एलिमेंट है, कोडोमेन वो जो सेट बी के टोटल एलिमेंट है, रेंज वो जब सेट बी में जिस जिस बंदे को तीर लगे हैं। कौन कौन से बंदे को तीर लगे हैं? y1 को, y2 को और y3। ऐसा भी पूछ सकता है वो, कोई फिगर आपको देगा और पूछेगा बता कि रिलेशन है कि फंक्शन है। तो फंक्शन और रिलेशन का डिफरेंस करने के लिए आपको एक बात पकड़नी है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट ने, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज हो और सेट ए का कोई एलिमेंट खाली ना हो, तो हम इस रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं। अब देखो सेट ए की x1 की सिर्फ एक इमेज है, x2 की भी एक इमेज है, x3 की भी सिर्फ एक इमेज है, x4 की भी एक इमेज है, इसलिए हम इसको फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? फंक्शन। ये थी फंक्शन की डेफिनेशन। अब बात करते हैं ऐसा कोई एग्जांपल जो फंक्शन ना हो। मैपिंग सिस्टम से समझाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग मैपिंग सिस्टम। मान के चलो मेरे पास कोई सेट है ए, इसमें मैंने कुछ एलिमेंट लिए ए बी सी डी ई, और यहां कोई दूसरा सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट लिए 1 2 3 4।
ए की इमेज 2 पे बनाई, बी की इमेज 1 पे बनाई, सी की इमेज 2 पे बनाई, डी की इमेज ई पे बनाई और सी की इमेज 4 पे बनाई। चलो ई मैंने यहां से हटा। अब हम चेक करेंगे फंक्शन है कि रिलेशन। फंक्शन के लिए क्या डेफिनेशन होती है? सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए। देखो ए की सिर्फ एक इमेज है 2, बी की भी सिर्फ एक इमेज है 1, लेकिन सी की 2 इमेज है। सर कौन कौन सी? एक तो 2 है, एक 4 है, क्योंकि सी जो एलिमेंट है उसकी 2 इमेज बन रही है। सी बंदे ने 2 बार तीर चला, एक 2 को जाके लगा, एक 4 को जाके लगा। चिल्ला के बोल दो दुनिया वालों को, रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। आई कुछ बात समझ में? और एग्जांपल लेते मान के चलो अब की बार मैंने एक सेट यहां लिया ए और एक सेट यहां लिया बी और इसमें मैंने कुछ और एलिमेंट डाल दिए। चलो मैंने डाला एल एम एन पी क्यू। अब की बार मैंने यहां ले लिया 1 2 3 4 5 6 एल का 1 को एरर लगाया, एम का 2 को लगाया, एन का 3 को लगाया, पी का 4 को लगाया, क्यू का 5 को लगाया। चलो क्यों का नहीं लगाया, क्यों को खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। अब आपसे पूछा कि रिलेशन है या नहीं, ये फंक्शन है या नहीं, बोलो रिलेशन है कि फंक्शन? फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए। एल की इमेज एक है, एम की इमेज भी एक है, एन की इमेज भी सिर्फ एक है, पी की इमेज भी एक है, लेकिन क्यू की इमेज तो इधर नहीं है ही नहीं क्यू की इमेज, तो बोल देंगे ये रिलेशन है। तो रिलेशन की क्या डेफिनेशन? रिलेशन मतलब फंक्शन की क्या डेफिनेशन हुई? सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यहां देखो एल की सिर्फ एक इमेज, एम की सिर्फ एक इमेज, एन की सिर्फ एक इमेज, पी की सिर्फ एक इमेज, क्यू की इमेज नहीं है, इसलिए मैं इसको रिलेशन कहूंगा। अगर मैं यहां से क्यू को हटा दूं तो तुरंत ये बन जाएगा फंक्शन, क्योंकि जितने भी सेट ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एलिमेंट है, 4 के 4 एलिमेंट की इधर यूनिक इमेज है। एल की भी एक इमेज है, एम की भी एक इमेज है, एन की भी एक इमेज है और पी की भी एक इमेज है, तो ये बन जाएगा फंक्शन। आगे बात करते हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आपके बारे में काइंड्स ऑफ फंक्शन के बारे में। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। पहला हेडिंग लगा मैंने काइंड्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहले काइंड्स ऑफ फंक्शन में डियर स्टूडेंट्स मैंने लिया कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन जैसे कि नाम से कांस्टेंट से रिलेटेड है। अब सुनिए बात जरा, हम ये काइंड्स ऑफ फंक्शन क्यों पढ़ते हैं? हम एक तरह से तीन चीज सीखने के लिए काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं। डोमेन, रेंज और फंक्शन का ग्राफ। क्या क्या सीखने के लिए? डोमेन, रेंज और फंक्शन का ग्राफ। इन तीन चीज पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए हम फंक्शन को पढ़ते हैं 11th स्टैंडर्ड पर। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल सी, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। सर क्यों? देखो फंक्शन को डिनोट किया जाता है एफ एक्स से, तो मैंने लेफ्ट साइड में एफ एक्स लिखा। राइट साइड में मेरे पास वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए। देखो राइट साइड में वेरिएबल नहीं है, सी है जो कि कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको कांस्टेंट फंक्शन कहूंगा। सर राइट साइड में सिर्फ अगर वेरिएबल नहीं है, कोई कांस्टेंट नंबर होगा तो कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा? डेफिनेटली कहा जाएगा। अगर मैं यहां कुछ ऐसा लिख दूं एफ एक्स इज इक्वल 7, तो इसको भी मैं कांस्टेंट फंक्शन कहूंगा। अगर मैं कह दूं एफ एक्स इज इक्वल -25, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। यदि मेरे राइट साइड में कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो दुनिया वालों को मैं चिल्ला के बोल दूंगा भाई ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। अब कांस्टेंट फंक्शन में मैंने कहा किसी भी फंक्शन में हम तीन चीज पढ़ेंगे, फंक्शन का डोमेन, रेंज और ग्राफ। अब इसके सबसे पहले डोमेन की बात करता हूं। डोमेन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? डोमेन होता है
कांस्टेंट फंक्शन का आर। सर आर क्यों होता है? डोमेन का मतलब होता है एक्स की क्या क्या वैल्यू हम फंक्शन में रख सकते हैं। आप इस फंक्शन में एक्स की कोई भी वैल्यू डालो, मान के चलो मेरे पास ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल सी, सपोज करो मैंने इसमें एक्स इक्वल 1 डाला तो f1, तो मेरा आंसर क्या आएगा? इधर तो x है ही नहीं, तो आंसर सी रह जाएगा क्योंकि x में इधर रख ही नहीं सकता। सपोज करो मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो f2 इक्वल क्या मिला? c। यानी कि इधर मैं x की कोई भी रियल वैल्यू डाल सकता हूं, इसकी इधर वैल्यू पर, इधर वाली वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर इधर वाला फंक्शन का आउटपुट 7 डिटर्मिनेट फॉर्म में से कोई एक आ जाए, सर ये डिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है? 7 डिटर्मिनेट फॉर्म होती है जो आप 11th में लिमिट वाले चैप्टर में आप आगे जाके सीखेंगे। उनमें से कुछ फॉर्म मैं आपको याद दिलाता हूं, जिसमें 0 बाय 0 होती है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होती है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होता है, 0 की पावर 0, इस तरह की मैंने 4 फॉर्म लिखी होती है, 4 लिखी हैं, चलो और लिख देता हूं। 1 की पावर 0 होती है, 1 की पावर सॉरी इंफिनिटिव होती है, और इंफिनिटिव की पावर 0 होती है। इस तरह की ये फॉर्म है ना? तो आप इनको याद कर लेना। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर इन तरह के फॉर्म में से आ जाता है, 1 2 3 4 5 6 से लिखी है, और भी लिख सकते हैं, चलो और लिख लेता हूं, या 0 इंटू इंफिनिटी होता है, ये फॉर्म हुए हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई एक आ जाता है तो हम क्या देखेंगे कि नॉट डिफाइंड है। अब आप यहां x के स्थान पर इस फंक्शन में कुछ भी रखिए, आपका ये आंसर आने वाला नहीं है, इसलिए इसका डोमेन r है। कुल मिला के यार पूरी क्लियर बात कर दूं, याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि कांस्टेंट का डोमेन r होता है। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, रेंज बोलते हैं हम आउटपुट को। आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी डालिए, x के स्थान पे 1 डालो, आंसर क्या आएगा? c। 2 डालो तो क्या आएगा? c। 3 डालो तो क्या आएगा? c। यानी कि x के स्थान पर जब आप इसमें कुछ भी डालोगे आपको हर बार रिजल्ट क्या मिल रहा है? c। इसलिए इसकी जो रेंज है वो c है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। हम तीन ही चीज इसमें पढ़ेंगे, डोमेन, रेंज और ग्राफ, फिर क्वेश्चन। अब ग्राफ की बात करते हैं। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है एफ एक्स को y के इक्वल मानना। एफ एक्स को किसके इक्वल मानना? y। तो मैंने क्या किया, पुट एफ एक्स इक्वल डाला y, तो मैंने यहां y डाला, y इक्वल c। अब मैं y इक्वल c का ग्राफ आपको बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनेगा। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और y एक्सिस ले लीजिए। ये एक्स एक्सिस हुआ सपोज करो, और ये y एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। y इक्वल c का मीनिंग होता है कि x अक्ष के पैरेलल कोई एक लाइन, एक बार और सुनिए, y इक्वल c का मीनिंग है कि x अक्ष के पैरेलल कोई एक लाइन जो ओरिजिन से c डिस्टेंस पर है। c डिस्टेंस कैसी है? प्लस। तो x अक्ष के पैरेलल, सपोज करो यहां से यहां तक की डिस्टेंस c है, तो आप इस पॉइंट पर x अक्ष के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, तो इसको कहेंगे y इक्वल c, या दूसरी लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल c। ये मेरे इस क्वेश्चन का ग्राफ हो चुका है। आपको उस कांस्टेंट फंक्शन में आपने क्या चीज सीखी? डोमेन बाय कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल सी। यहाँ सी के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 100, 1200, कुछ भी रख दीजिए, -25, कोई भी नंबर ले लीजिए। डोमेन क्या होगा? आर होगा। रेंज ऑलवेज वो होगी जो राइट साइड में नंबर लिखा हुआ है। ग्राफ एफ एक्स इक्वल वाई, सबसे पहले ग्राफ बनाने के एफ एक्स इक्वल वाई, तो यहाँ एफ एक्स के स्थान पे वाई रखा, वाई इक्वल सी का मीनिंग है कि एक्स अक्ष के पैरेलल कोई एक लाइन, अगर क्या वाई लिखा हुआ है तो एक्स अक्ष के पैरेलल, तो एक्स अक्ष के पैरेलल तो लाइन, ओरिजिन से सी डिस्टेंस पर, ओरिजिन ये सी डिस्टेंस यहाँ, तो ये वाई इक्वल सी का ग्राफ हुआ, एफ एक्स इक्वल सी। ये था मेरा कांस्टेंट फंक्शन। आपको एक तरह से इसमें क्वेश्चन कोई खास नहीं बनते हैं, मतलब सिंपल सी बात बनती है। चलो इसके क्वेश्चन बनते भी हैं, लेकिन वे थोड़े हाई स्टैंडर्ड के बनते हैं, 11th स्टैंडर्ड पर भी क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं याद दिलाता हूं आपको, समझ में आ जाए तो अच्छी बात। चलो अब इसके मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं और आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि बताइए ये आपका क्वेश्चन कांस्टेंट फंक्शन का है या नहीं है। मान लीजिए मैंने लिया एफ एक्स इक्वल x माइनस एक्स। बुक वाला आपसे इस तरह का एग्जांपल लेने के बाद ये पूछेगा कि ये बताइए कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, एफ एक्स इक्वल x माइनस एक्स, क्या रिजल्ट आया? 0। राइट साइड में मेरे पास क्या आया? 0। राइट साइड में 0 आने का मीनिंग क्या हुआ कि राइट साइड में मेरे पास कांस्टेंट है, तो मैं इस दुनिया वाले को चिल्ला के कह दूंगा हाँ ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन
लेकिन अगर मैंने दूसरा कोई क्वेश्चन इस प्रकार का ले लिया एफ एक्स इक्वल एक्स अपॉन एक्स, और मैंने किसी से पूछा बताइए कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं है, देखने में आम आदमी इसको बोलेगा एक्स एक्स डिवाइड हुआ 1, एफ एक्स इक्वल 1, राइट साइड में कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन डियर स्टूडेंट से कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। सर क्यों? इसलिए कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, सपोज करो मैं इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 डालता हूं तो मेरे पास क्वेश्चन का आउटपुट क्या मिलेगा? 0/0। 0/0 कैसी फॉर्म होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब नॉट कांस्टेंट फंक्शन, नॉट कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है क्योंकि ये तो 0/0 फॉर्म हुई। अगर मैं यहां 0 डाल देता हूं, अगर मैं यहां 0 डाल देता हूं, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 क्या होता है? 0, जो कि यहाँ 0 है ही नहीं कहीं भी, यानी कि यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको नहीं मिलेगी। चलो और देता हूं, सपोज करो किसी ने कह दिया मुझे एफ एक्स इक्वल साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, और पूछा बताओ कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं। इसको भी मना कर दो, ये कांस्टेंट फंक्शन है, नॉट कांस्टेंट फंक्शन। सर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है डियर स्टूडेंट्स क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में मैं x के स्थान पर 0 डालता हूं, पुट x के स्थान पर 0 डाल के देखो क्या मिलेगा? f0 इक्वल साइन 0 अपॉन साइन 0, क्या आया? साइन 0 की वैल्यू 0, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आई। इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। अर्थात अगर x की कोई भी रियल वैल्यू क्योंकि इसका डोमिनार होता है, अर्थात अगर मैं इस साइड में x के स्थान पर कोई भी रियल वैल्यू रखने पर इन फॉर्म में से कोई एक फॉर्म प्राप्त कर रहा हूं तो मना कर देते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जांपल है, चलो और एग्जांपल लेता हूं। मैंने फोर्थ एग्जांपल लिया और किसी ने कह दिया एफ एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और किसी ने मुझसे पूछ लिया बताइए कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं है। 100% कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। सर क्यों है? डियर स्टूडेंट्स इसलिए है क्योंकि इसमें आप x की कोई भी वैल्यू डालो आपको इनमें से कोई भी फॉर्म नहीं मिलेगी। आप सपोज करो x के स्थान पे आपने 0 डाला तो f0 इक्वल क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0, है ना। तो f0 इज इक्वल साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। आंसर क्या है? 1। आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी डालिए आपको हर बार 1 मिलेगा, इसलिए कहेंगे कि हर बार आपको कांस्टेंट वैल्यू इधर मिल रही है, इनमें से कोई फॉर्म आपको इधर नहीं मिली है तो हम कहेंगे कि हाँ ये कांस्टेंट फंक्शन है। आज मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझाई, काइंड्स ऑफ फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा। अगले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको आइडेंटिटी फंक्शन, फिर रेशनल फंक्शन, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। अलग अलग फंक्शन की डेफिनेशन में उनकी डेफिनेशन, डोमेन, रेंज और ग्राफ समझाऊंगा। कैसे इनका डोमेन निकालते हैं, क्या इनकी रेंज होती है, क्या इनका ग्राफ होता है, यही मस्ट है। डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देखना, मन लगा करके पढ़ना और सारी थ्योरी को अच्छे से याद करना। एक तरह से थ्योरी बेस्ड चैप्टर है और मन लगा कर पढ़िएगा। ओके बेटा, बाय।